हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं हूं जाला सिंह, लेकर आई हूं आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए गए हैं और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में है? हमें ये बताना है कि भुज किस राज्य में है। भुज में 26 जनवरी 2001 को जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के दिन भूकंप के झटके आए थे। और कितने रिक्टर स्केल पे ये भूकंप आया था? तो 7.7 रिक्टर स्केल पे। जो भूकंप है इसको हम किस पे मापते हैं? इसका मेजर करने का क्या पैमाना है? रिक्टर स्केल पे हम मापते हैं। और जिस डिवाइस से हम भूकंप को मापते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो जो भूकंप आया था वो भुज में 26 जनवरी को आया था। हमें ये बताना है भुज किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो भुज हमारा गुजरात राज्य में है। गुजरात में भुज नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां 26 जनवरी को भूकंप आया था। और ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जा रहा था, मीन्स 26 जनवरी 2001 को कौन सा गणतंत्र दिवस? तो उस दिन 51वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। 26 जनवरी 2001 को 51वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसी दिन गुजरात के भुज में 7.7 रिक्टर स्केल पे भूकंप के झटके आए थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य में है? हमें ये बताना है कि पोचमपल्ली एक अ, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। मीन्स कि हमें ये बताना है पोचमपल्ली एक जिला है, वो किस राज्य में है। वहाँ के जो पोचमपल्ली के ज्यादातर लोग हैं वो क्या है? बुनकर हैं। और वहाँ जो साड़ी बुनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पोचमपल्ली साड़ियाँ। हमें ये बताना है, पोचमपल्ली साड़ी भी फेमस है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पोचमपल्ली की जो साड़ी है वो कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? यह जिला किस राज्य में है? हमें ये बताना है पोचमपल्ली जिला किस राज्य में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो जो पोचमपल्ली जिला है वो तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में क्या है? पोचमपल्ली जिला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के समान लोगों को सर्वप्रिय भोजन है? हमें ये बताना है राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, कहाँ के लोगों का ये फेवरेट डिश है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड। तो जो राजमा चावल या छोले भटूरे हैं वो कहाँ खाए जाते हैं? पंजाब में। पंजाब के जो लोग हैं वहाँ उन लोगों का फेमस डिश क्या है? वहाँ ज़्यादातर राजमा चावल या छोले भटूरे खाए जाते हैं। तो और ये भी हो सकता है कि गुजरात गुजरात में ज़्यादातर क्या खाया जाता है? तो गुजरात में ज़्यादातर लोग ढोकला खाते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक और चीज़ फेमस है, छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। भारत में धान का कटोरा हम किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। एक राज्य ऐसा भी है जिसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। चलते हैं। और उत्तराखंड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि विश्व की योग भूमि किसे कहते हैं? तो वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ऋषिकेश को क्या कहते हैं? योग की भूमि कहते हैं, योग का राज्य कहते हैं, योगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट, पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की रंगत। क्या कहा गया है? सिर पर मुकुट, पूंछ पर सिक्के। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक पक्षी ऐसा है जिसके पूंछ पर सिक्के यानी कि ऐसे ऐसे डिजाइन बनी होती है और सिर पर मुकुट होता है। मुकुट मीन्स ऐसे
मुकुट की तरह होता है। और सिर से नीले रंग की कई रंगत, मीन्स कि उसमें नीला रंग मतलब नीले रंग के अलावा और भी कई सारे कलर्स, हरे कलर, नीले कलर, ऐसे कलर्स होते हैं। हमें बताना है ये पक्षी कौन सा है। शकरखोरा, बुनकर पक्षी, मोर या बसंत गौरी। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मोर के जो पूंछ पे ऐसे डिजाइन्स बने होते हैं सिक्के की तरह, उनके सिर पे क्या होता है, मुकुट ताज की तरह होता है, और उनका कलर कैसा होता है, नीले रंग का होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। मोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैप से भी हर एक पेपर में टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। मैप से क्वेश्चंस वो पूछते ही पूछते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 3 राज्यों का उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। हम ये बताना है बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ कौन सा ऐसा 3 राज्य है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बंगाल की खाड़ी किस साइड है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ हमारा राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ हमारा राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिन किसी किनारे पर अरब सागर है। हमें ये बताना है अरब सागर से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है। तो हमारा जो मैप है उसमें क्या है, इस साइड अरब सागर है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ नीचे इंडियन ओशियन है। हमें क्या बताना है, अरब सागर से जुड़ा हुआ, यानी कि इस साइड कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो इस साइड होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो होता है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र क्या है, यहाँ अरब सागर से जुड़े हुए सटे हुए राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। हमें ये बताना है मधुबनी किस राज्य में आता है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो किस राज्य का है। मधुबनी पेंटिंग भी होती है जो मधुबनी के लोगों द्वारा बनाई जाती है, ये क्या दीवारों पर बनाई जाती है चावल से, और कुछ कलर्स मिला के चावल को पीसकर ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है दीवारों पर। हमें बताना है मधुबनी जो जिला है वो किस राज्य में है। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो जो मधुबनी जिला है वो कहाँ है? बिहार राज्य में है। मधुबनी पेंटिंग से ये क्वेश्चन एक बार अभी सीटेट में पूछा गया है रिसेंटली, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी जिला भी कहाँ है? बिहार में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिकतम पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। किसी हाथी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। किसी भी हाथी को ग्रुप में, जो भी हाथियों का ग्रुप होता है उसमें जो हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी होती है, वो क्या होती है? उस ग्रुप की मुखिया होती है, सारी फैसले वही लेती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिकतम पत्ते और झाड़ियां खा जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक उस झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों?
क्योंकि 10 से एक झुंड में कितने 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो हमारा ये दो आंसर गलत हो गया, तो दो सही होगा, सी एंड डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एंड डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है। एक पशु के बारे में बताया जा रहा है, उस पशु की क्वालिटीज बताई जा रही है, कैसा है वो, क्या क्या करता है, उसको पढ़ के हमें ये बताना है कि वो कौन सा पशु है। वह भालू की जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। हमें ये बताना है ये कौन सा जानवर है। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी और पांडा। तो जो स्लॉथ होता है ये किसकी क्वालिटीज दी हुई है, इसमें स्लॉथ की क्वालिटीज दी हुई है। स्लॉथ को एक बहुत ही आलसी जानवर माना जाता है। ये अपने पूरे जीवन काल में यानी कि ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसके बारे में कुछ और भी चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है और ये पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ 4 से 5 वृक्षों पर अपना जीवन बिता देता है। ये वृक्षों पर ही रहता है और 17 घंटे दिन में सोए ही रहता है। तो ये 4 से 5 वृक्षों पर ही अपने पूरे 40 वर्ष का जो जीवन होता है ये खत्म कर देता है। ये 7 दिन में एक बार नीचे शौच के लिए आता है और फिर ये ऊपर जाके वृक्षों की डालियों पर क्या करता है, सो जाता है। ये स्लॉथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं। आपने अगर देखा होगा तो अलग अलग पशु की त्वचा पर अलग अलग डिजाइन बने होते हैं। जैसे बाघ की त्वचा पे आप देख लीजिए अलग डिजाइन रहता है। जबरा को आप देख लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स रहते हैं उसके। आप पोलर बियर को देख लीजिए वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। या फिर पेंगुइन को देख लीजिए, पेंगुइन क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो अलग अलग जानवरों के डिजाइन अलग अलग होते हैं, उनके स्किन के कलर अलग होते हैं, डिजाइन अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होता है जिनमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? उनके शरीर पे जो त्वचा पे उनके जो डिजाइन्स बनी होती है वो कैसे होती हैं, उनके जलवायु के कारण जहाँ वो रहते हैं। अगर आपने पेंगुइन को देखा होगा, पेंगुइन एक पक्षी है, अगर उसको आपने देखा होगा तो वो वाइट कलर की होती है, सफेद कलर की होती है। क्यों? क्योंकि वो बर्फ में रहती है। तो बर्फ में वो सफेद कलर की इसलिए होती है ताकि वो शिकारियों से बच सके। सफेद कलर का बर्फ भी होता है, सफेद कलर की वो भी होती है, तो शिकारी जो उनको शिकार करने वाले हैं वो उनका पता नहीं लगा पाएंगे कि पेंगुइन कहाँ है। और अगर उसी में वो ब्लैक कलर की होती, काली कलर की होती, तो तुरंत दिख जाती। सफेद बर्फ में काले कलर की पेंगुइन, तो शिकारी जो होते हैं उनका शिकार करके उसको खा जाते हैं। तो इस वजह से उनके जलवायु के कारण, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तो इन लोगों को जंगल में रहना है। वहाँ क्या होती है, घास होते हैं, मिट्टी, डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस वजह से उनका कलर वैसा होता है। तो क्या किस लिए, जलवायु के कारण, जहाँ वो रहते हैं उस प्रकार उस जलवायु के कारण उनका जो कलर होता है, उनका जो स्किन होता है वो होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? अगर आपने बरगद के पेड़ के जड़ को देखा होगा तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है। जड़ें खंबे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो बरगद के पेड़ का जड़ें जो होता है वो नीचे की तरफ भी लटके होते हैं। तो एक तो पहले तो ये जो जड़, जमीन के नीचे जो जड़ होता है वो तो उसको सहायता प्रदान करता ही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये ऑप्शन भी सही है। आप अगर बरगद का पेड़ देखे होंगे तो उसकी जो जड़ें होती है वो शाखाओं से यानी कि डालियों से भी नीचे लटकी होती है, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये भी सही है। कुछ जड़ें जमीन के भीतर भी होती हैं, कुछ जमीन के बाहर होती हैं, लेकिन ये जो जड़ें होती है वो भोजन का भंडार नहीं करती हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में हमें ये बताना है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक मीन्स की ईवीएस की जो बुक्स होती हैं उसके सिलेबस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। परिभाषाओं और व्याख्या को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। हमारा पाठ्य पुस्तक ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे प्रश्न करें और फिर वो खुद से खोजे क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये क्या करती है? ये कहती है कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग सीखे मीन्स कि खुद से खोज करे, खुद से एक्सप्लोर करे चीज़ों को। तो ये राइट ऑप्शन कहाँ है? खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक फ्लोटिंग है मीन्स कि तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हमें ये बताना है ये किस राज्य में है। मणिपुर, असम, गुजरात, बंगाल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बात और आप जान लीजिए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या है? सबसे पहला इन भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में से खंड करके देखो, क्या है? करके देखो को शामिल किया गया जिसका उद्देश्य है। एक ऐसा खंड शामिल किया गया ईवीएस की बुक में, एक ऐसा पार्ट शामिल किया जिसका क्या टॉपिक है? करके देखो। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये करके देखो जो टॉपिक ऐड किया गया है इसका क्या उद्देश्य है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो जो ये करके सीखो मीन्स कि लर्निंग बाय डूइंग मीन्स कि कोई भी अगर बच्चा कुछ भी सीखना चाहता है तो वो कैसे सीखे? करके सीखे। तो इससे क्या होगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना मीन्स कि वो खुद से उस चीज को एक्सपीरियंस करे, खुद से करे, उसके बाद उस चीज को एक्सपीरियंस करके खुद से सीखे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ये टॉपिक ऐसा नहीं है, किसी भी टॉपिक को हम सिर्फ परीक्षा के उससे नहीं शामिल करते हैं। सिर्फ हमें बच्चे को परीक्षा पास नहीं करवाना है, हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। ईवीएस में बच्चों को हम शब्दावली नहीं सिखा रहे हैं। ईवीएस में हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? उनके आसपास के वातावरण से हमें उनको जोड़ना है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है? जब मधुमक्खी डंक मारती है या फिर जब चींटियां डंक मारती हैं तो वो क्या करती हैं? उनके उसमें कोई एसिड उसमें वो रिलीज कर देती हैं। तो हमें ये बताना है वो कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो जो मधुमक्खी के डंक में या फिर चींटियों के डंक में जो एसिड पाया जाता है, जो अम्ल पाया जाता है, वो कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल उसे हम कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्टिक अम्ल अगर आपको पता हो तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो किस चीज में पाया जाता है? दही में, दूध में, पनीर में। दही और पनीर में। ऐसे ही एस्कॉर्बिक अम्ल क्या? सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स में खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें, जैसे कि संतरा। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हमारा विनेगर में।
विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पूछा? चींटियां जो डंक मारती हैं, मधुमक्खी जो डंक मारती हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरल के बारे में नहीं है? कभी भी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में हमें नहीं नहीं दिखता है, तो इसलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा है? केरल के बारे में नहीं है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ये बिल्कुल सही है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। पल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ नाव जो बनाते हैं वो किस लकड़ी से बनाते हैं? वल्लम लकड़ी से बनाते हैं। केरल के बारे में एक बात और है कि केरल में क्या होता है? बोट रेस होता है। बोट रेस यहाँ होता है, नाव की प्रतियोगिता। जिसे हम क्या कहते हैं? वल्लम कली के नाम से, ये फेस्टिवल जो होता है वल्लम कली के नाम से जाना जाता है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। से केरल से और भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि केरल में नारियल और टैपियोका, ये दो पेड़ होते हैं जो केरल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम नृत्य केरल में होता है, तो ये जो भरतनाट्यम नृत्य है ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा तो आखिर केरल में कौन सा नृत्य होता है, ये भी पूछ सकता है। तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, केरल में कौन सा नृत्य होता है? मोहिनी अट्टम हम कह सकते हैं। मोहिनी अट्टम एक नृत्य है जो कहाँ होता है? केरल में होता है। इसके अलावा कथकली भी केरल में ही होता है। कथकली एक नृत्य का फोक डांस है जो कहाँ होता है? केरल में। मोहिनी अट्टम भी केरल में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें यही पूछा था कौन सा केरल के बारे में सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो केरल का नहीं है, वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। घटपर्णी पौधा, हमें ये बताना है घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सा सही है। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरण की ध्वनि निकालता है, मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, कीड़े मकोड़े को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो जो ये घटपर्णी पौधा है ये भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। कीड़े मकोड़े को चालाकी से फंसा के खा जाता है। का मुंह पे छोटी छोटी कटिया कटीली कांटियों से ढका होता है, कि मीन्स की जो उसमें नुकीला कांटे टाइप का उसमें निकला होता है। तो ये बिल्कुल सही है। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च ध्वनियां निकालता है भाई। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। इसमें मुझे यही लग रहा है ये पूछा है कि कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। तो जो ये भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि घटपर्णी का जो पौधा होता है, ये पेपर में पूछा भी जाता है घटपर्णी का पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में और मिजोरम में ये पौधा पाया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव में एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। मैं गांव से आया हूँ। एक छात्र है, वो जिस गांव में रहता है उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि वो कौन सा गांव है या फिर वो गांव किस राज्य में है। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा होती है इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए तो जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है
और क्या होता है वहाँ के घर कैसे होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो घरों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो जो असम है वहाँ कैसा घर बनाया जाता है, बांस के खंभों पर घर बनता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश का पानी घर के अंदर ना आ जाए, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, जो मीन्स बांस के खंभों पर तो बने होते हैं, लेकिन ये घर अंदर से भी पूरे क्या होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये घर कहाँ के घर की खासियत है ये, तो ये ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं, आसाम में बनाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, आज हमारे पास 18 क्वेश्चन ही है। तो मिलेंगे अगले सेशन में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। एंड आप अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 18 में से कितने स्कोर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।